नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे यूक्रेन द्वारा रूस के भीतर जो अटैक किया गया, उसमें बहुत सारे ड्रोन द्वारा जो हमला किया गया, क्या ये पुतिन की कमजोरी को उजागर करता है? और दूसरा ये कि क्या ये भारत के लिए बड़ी सीख साबित सिद्ध हो सकता है अथवा नहीं? भारत को अपने घर के भेदियों से भी अब सतर्क रहना होगा। हालांकि इसके परिणाम स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ सैन्य टिप्पणीकारों ने इस हमले को रूस का पर्ल हार्बर कहा है। सोमवार को फिर से शुरू होने वाली सीधी शांति वार्ता की उम्मीदें क्षीण हो गई हैं, कमज़ोर पड़ गई वो, क्योंकि जब इतना बड़ा हमला आप करेंगे और दूसरी तरफ से बातचीत करेंगे तो टॉक एंड वॉर कभी साथ साथ नहीं होते। और यह एक चौंकाने वाला दुस्साहसिक हमला था जिसके व्यापक प्रभाव अब स्पष्ट होने लगे हैं। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार यूक्रेन ट्रकों के पीछे 117 हवाई ड्रोनों की तस्करी करने में सफल रहा, जिन्हें 4 रूसी हवाई अड्डों की परिधि में रखा गया था। उनमें से एक यूक्रेन की सीमा से लगभग 2500 किलोमीटर दूर साइबेरिया के अंदर इंटीरियर में स्थित है। रविवार को स्पाइडर वेव ऑपरेशन से हुए नुकसान के बारे में अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि 40 रूसी विमान रूस के रणनीतिक क्रूज मिसाइल वाहकों का 34% इनको हमने नुकसान पहुंचा दिया है, क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा एसबीयू ने क्रेमलिन को होने वाले नुकसान का अनुमान $7 बिलियन लगाया है। अब यूक्रेनी सुरक्षा सेना के एक सूत्र है जिसने वीडियो भी जारी किया है। कथित तौर पर एक ड्रोन को रूसी विमान पर हमला करते हुए दिखाया गया है। कुछ सैन्य टिप्पणीकारों और अन्य समर्थक ब्लॉगरों ने इसे देश का पर्ल हार्बर कहा है। सन 1941 में जापानी हमले का संदर्भ है, जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। यह घटना रविवार को घटी, जो सोमवार को यूक्रेन और रूस के बीच होने वाली प्रत्यक्ष शांति वार्ता के नवीनतम दौर से एक दिन पहले हुई है। हमले से पहले भी कूटनीतिक प्रगति के लिए बहुत कम आशा थी। यूक्रेन ने अपने रक्षा मंत्री रुस्तम उमरोव को भेजा था, लेकिन रूस ने पुतिन के बहुत ही जूनियर सहयोगी व्लादिमीर को इस्तांबुल के चिरागन पैलेस भेजा था। वार्ता स्थानीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे शुरू होनी थी, जो कि सुबह 6 बजे इंटरनेशनल टाइम के अनुसार थी। लंदन स्थित एक थिंक टैंक है चैथम हाउस के रूस और यूरेशिया कार्यक्रम के वरिष्ठ परामर्शदाता कीर जाइल्स ने कहा है कि अधिक संभावित परिणाम ये है कि रूस यूक्रेनी नागरिकों को बमबारी जारी रखेगा। इस बार प्रतिशोध के बहाने, हालांकि वास्तव में इन हमलों की योजना बहुत पहले ही बना ली जाती है। बहुत पहले ये योजना बन गई थी, जैसा कि यूक्रेन ने भी कहा कि 18 महीने से इस हमले के इंतजार में थे। यूक्रेनी वायु रक्षा बलों ने सोमवार को
खार्किव में रूसी ड्रोन पर गोलाबारी की। व्लादिमीर पुतिन के गौरव का जो बड़ा झटका लगा है उसको, उसका आंकलन करना उतना कठिन नहीं होगा, क्योंकि पश्चिमी विश्लेषक इस बात पर सहमत हैं कि वह रूसी राष्ट्रपति के लिए अपमानजनक बात है। ब्रुसेल्स के थिंक टैंक एगमॉट इंस्टीट्यूट के निदेशक स्वेन विस्कॉप ने कहा कि ऐसे समय जब पुतिन को लगता है कि वे युद्ध के मैदान में जीत रहे हैं, यह दर्शाता है कि उनकी सेना वास्तव में बहुत कमज़ोर है। इससे युद्ध की दिशा नहीं बदली जा सकती, लेकिन इसका मतलब यह है कि रूस को मिलने वाला हर लाभ बहुत ज़्यादा कीमत पर होगा। उन्होंने कहा कि काफ़ी आश्चर्यजनक है कि उनके बम वर्षक बल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एक तरह से नष्ट हो गया है। अब यूक्रेनी सुरक्षा सेना के सेवा के प्रमुख जो हैं वासिल, रविवार को ऑपरेशन के लक्ष्यों में से एक के मानचित्र पर अध्ययन कर रहे हैं। ये उनका फोटो वायरल हुआ है। जेलेंस्की के अनुसार इस हमले की योजना बनाने में 1.5 साल का वक्त लग गया, यानी 18 महीने लग गए, और यह इस्तांबुल में यूक्रेन और रूस के बीच शांति वार्ता के नवीनतम दौर की पूर्व संध्या पर हुआ, मात्र एक दिन पहले। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि सोमवार की वार्ता पर सर्जिकल स्ट्राइक का क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसकी उम्मीदें पहले से ही कीव और मॉस्को के बीच गहरे मतभेदों के कारण धूमिल थी, क्षीण थी। यूक्रेन का कहना है कि वह बिना शर्त 30 दिवसीय युद्ध विराम पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। रूस अनिवार्य रूप से यूक्रेन के आत्मसमर्पण की मांग कर रहा है। वार्ता में जो मीडिएशन कर रहे हैं, मध्यस्थता करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति जो बाइडेन के स्पष्ट रूप से यूक्रेन समर्थक रूप से हटकर क्रेमलिन को रियायतें देने की पेशकश की है, जिससे पश्चिमी में कई लोग नाराज हो गए हैं। साथ ही उन्होंने पिछले हफ्ते पुतिन पर यूक्रेन के नागरिकों पर नियमित हमले जारी रखने के कारण बिल्कुल पागल होने का आरोप भी लगाया था। अंततः उन्होंने धमकी दी है कि अगर वे शांति वार्ता से वे नतीजे नहीं निकलते जो उन्होंने एक बार वादा किया था कि वे सिर्फ 24 घंटे में हासिल कर लेंगे, तो वो इससे दूर हट जाएंगे। यूक्रेनी शहर जो है ज़ापोरिज़िया पर रूसी ड्रोन हमले के बाद की जो स्थिति दिखाई गई है, वो भी यहाँ एक फ़ोटो में वायरल होती हुई नज़र आ रही है। दरअसल रविवार की रात को रूस ने यूक्रेन में करीब 500 हमलावर ड्रोन लॉन्च किए। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की वायु सेना ने बताया कि अगली रात 84 और ड्रोन लॉन्च किए गए, जिसमें कम से कम 10 लोग मारे गए और देश भर में दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। अन्य रूस समर्थक पर्यवेक्षक और भी कठोर कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। रूसी सैन्य बल ब्लॉगर रोमन ने मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर कहा है, हमें उम्मीद है कि प्रतिक्रिया पर्ल हार्बर पर हमले के लिए अमेरिका की प्रतिक्रिया के समान होगी या उससे भी अधिक कठोर हो सकती है। एक अन्य युद्ध समर्थक टेलीग्राम चैनल डीवा मायोरा ने कहा कि यूक्रेन पर परमाणु हमला करने का एक कारण था। 3 साल पहले आक्रमण शुरू करने के बाद से पुतिन द्वारा अक्सर दी जाने वाली धमकी, जो वो 3 साल से दे रहे थे। गिल्स ने कहा कि हम मॉस्को से बहुत ज़्यादा शोर शराबा होने की उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका को मनाने की पूरी कोशिश करेगा, ताकि लंबी दूरों की मिसाइल यूक्रेनी शहरों पर बमबारी करने के रूस के साधनों को और नुकसान ना पहुंचे। उन्होंने कहा कि एक तरह से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका किस प्रकार प्रतिक्रिया करता है और वह मॉस्को का पक्ष लेने तथा यूक्रेन को नियंत्रित करने के लिए कितना उत्सुक है। इसमें जो ये रिपोर्ट है, ये तैयार की है
लंदन से और ये जो हमने आपको बताई है। अब इसमें बात ये है कि यूक्रेन ने हमला करके सिर्फ पुतिन को नहीं बल्कि दुनिया को दिखा दिया है कि ड्रोन का किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे ड्रोन जिनकी कीमत लाखों से में भी नहीं है, हजारों में है, उन्होंने करोड़ों का फाइटर जेट्स को तबाह कर दिया। देखने वाली बात ये है कि जो बहुत थोड़े पैसे का ड्रोन आता है उसने 3-3 हजार करोड़ रुपए के जो विमान हैं उनको नष्ट कर दिया। ऐसे ड्रोन जिनकी कीमत लाखों में भी नहीं है। यह भारत के लिए चेतावनी के साथ सीख भी होगी। असल बात यह है, भारत को सीखना होगा इससे। जब बात ड्रोन युद्ध की हो, यूक्रेन ने रूस को ऐसा झटका दिया कि दुनिया के सारे सैन्य रणनीतिकारों की आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं भारत के लिए यह एक चेतावनी के साथ साथ सबक भी है। 1 जून को यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस के 5 हवाई अड्डों पर ड्रोन हमले किए। साइबेरिया के इरकुत्स्क जैसे दूर दराजों के इलाके, जहां से यूक्रेन की सीमा 4000 किलोमीटर दूर है, वहां सस्ते FPV ड्रोन ने रूस के 41 बम वर्षक विमानों को आग के हवाले कर दिया। ये कोई रातों रात की साजिश नहीं बल्कि ये 1.5 साल की चालाकी भरी प्लानिंग थी। अब आप देखें कि एक व्यक्ति 3 वर्ष से युद्ध कर रहा है और वो 1.5 वर्ष में क्या कमाल कर दिखाता है। यूक्रेन का रूस पर हमला क्यों है? भारत के लिए ये सीख, अब हमें भी सतर्क रहना होगा। संभव है रूस में यूक्रेन के जासूस खेल में शामिल होंगे। ड्रोन्स को ट्रकों में छिपे लकड़ी के कैबिन्स में तस्करी कर रूस के भीतर पहुंचाया गया और फिर रिमोट से छत खोलकर इन ड्रोन्स को उड़ाया गया। रूस के रणनीतिक बम वर्षक जैसे Tu-95, Tu-22M3 को अब भी, जो अब बनते ही नहीं हैं, धू धू कर जल उठे। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने इसे खूबसूरती से जलता हुआ बताया और सचमुच ये हमला युद्ध की किताबों में दर्ज होने लायक है। ये जो इवेंट है, ये जो नुकसान हुआ है, ये वाकई में बहुत चालाकी भरा है। यूक्रेन ने 117 छोटे छोटे FPV ड्रोन्स, जिनकी कीमत 50,000 रुपये से भी कम मानी जा रही है, उससे रूस के मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल कर सटीक निशाने पर भेजा। ये ड्रोन्स ट्रकों में लदे लकड़ी के कंटेनरों से निकले। संभव है कि ड्राइवर को पता भी ना रहा हो कि वे क्या ढो रहे हैं। यूक्रेन ने पहले रूस को चकमा दिया, उनके विमानों को चुनिंदा हवाई अड्डों पर इकट्ठा करने के लिए मजबूर किया और फिर एक साथ धमाका कर दिया। रूस को इस हमले में $7 बिलियन का नुकसान होना ये बताया जा रहा है, जो कि छोटी मोटी बात नहीं है। भारत के लिए चेतावनी की घंटी भी है। रूस और यूक्रेन में घमासान तबाह हो गया है रूस। अब ये कहा जा रहा है कि भाई तबाह हो गया, तो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम और भी गजब है। रूस देना चाहता है भारत को और उसमें अड़ंगा भी है। क्या वो काम नहीं आए? S-500 जो थे वो क्या कर रहे थे? अब बात भारत की जाए तो यूक्रेन का ये हमला भारत के लिए चेतावनी जैसा है। भारत जो पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों के साथ साथ आतंकी खतरों से घिरा हुआ है, उसे इस हमले से सबक लेना होगा। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए। पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा और यूपी, जहां ये दूर दूर तक फैले हुए हैं। जासूसी नेटवर्क की खबरें दिखाती हैं कि पाकिस्तान भारत को नुकसान पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। ज्योति मल्होत्रा जैसी यूट्यूबर इसमें काफ़ी हद तक शामिल थी। अगर यूक्रेन रूस के भीतर इतनी गहरी सेंध लगा सकता है तो सोचिए पाकिस्तान या अन्य दुश्मन भारत में क्या कर सकते हैं। हाल में मिले जासूसों के नेटवर्क इस खतरे की ओर इशारा करते हैं।
ड्रोन जो है वो नया खतरा बनकर उभर रहा है। ड्रोन अब युद्ध का नया चेहरा है। यूक्रेन ने साबित कर दिया है कि सस्ते ड्रोन महंगे महंगे विमानों को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। भारत में भी ड्रोन का खतरा बढ़ रहा है। तस्करी से लेकर हथियार गिराने तक इनमें इनका इस्तेमाल हो रहा है। जम्मू कश्मीर में ड्रोन पहले ही देखे जा चुके हैं। अगर पाकिस्तान या कोई और इस तकनीक की ओर बढ़ता है तो भारत के लिए खतरा कई गुना बढ़ सकता है। भारत को करना क्या चाहिए? ड्रोन तकनीक में निवेश। भारत को अपनी ड्रोन तकनीक को और उन्नत करना होगा। सस्ते सटीक लंबी दूरी के ड्रोन्स विकसित करने चाहिए ताकि अगर दुश्मन ऐसी गलती करने की सोचे तो उसे उसी अंदाज में, उसी लिहाज में जवाब दिया जा सके। खुफिया तंत्र को मजबूत करना। हाल ही में कई भारतीय मिले जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं। पाकिस्तानी जासूसों का नेटवर्क तोड़ने के लिए खुफिया एजेंसी को और सक्रिय होना पड़ेगा। सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग पर भी नज़र रखनी होगी। साइबर और हवाई सुरक्षा। ड्रोन हमलों से बचाने के लिए भारत को एंटी ड्रोन सिस्टम साइबर सुरक्षा को अपग्रेड करना होगा। रणनीतिक सतर्कता। यूक्रेन ने दिखाया है कि दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारना संभव है। खाली डींगे मारने से कुछ नहीं होगा। मोदी जी घर के अंदर घुस के मार दिया। अब आप देखो, आपके लिए तो ये एग्जाम्पल है। यूक्रेन ने दिखाया कि दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारना संभव है। भारत को भी ऐसी आक्रामक नीति, रणनीति पर विचार करना चाहिए, खासकर आतंकी ठिकानों के खिलाफ। यूक्रेन का रूस पर हमला क्या भारत के लिए है सीख? अब हमें भी रहना होगा सतर्क। अब ये जो बात है, ये बात तो छोटी सी है, जंग का मैदान है। अब इसमें अगर बात को किया जाए तो भारत भी इस्तेमाल करता रहा है यही Tu-95 जिसे यूक्रेन ने रूस में उड़ाया। 8 साल पहले हमने बदल दी थी स्ट्रेटजी। यूक्रेन ड्रोन अटैक इन रशिया। यूक्रेन ने रूस पर जो ड्रोन हमले किए उसने रूस का अच्छा खासा नुकसान कर दिया। आपको शायद पता हो, लेकिन जो Tu-95 यूक्रेन ने इस हमले में तबाह किया है उसका एक वेरिएंट जो है वो रविवार को यूक्रेन ने जिस तरह रूस को झटका दिया उसमें कई धांसू रूसी विमान अतीत की बात बन गए हैं। अचानक रूस के कई एयरबेस पर बड़ा ड्रोन हमला करके यूक्रेन ने बताया कि रूस के कई मुख्य विमानों को उसने लपटों के हवाले कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने टेलीग्राम के जरिए इस बात की पुष्टि की। हमला मुर्मांस्क, इरकुत्स्क, इवानोवो, रियाजान और अमूर में किया। भारत भी इस्तेमाल करता था वही Tu-95 जिसे यूक्रेन ने रूस में उड़ाया था। अब उसका Tu-95 का अपग्रेड वर्जन किया हुआ है, कर रहा है। भारतीय सेना का हिस्सा जो है वो ये हमले में यूक्रेन रूस की सेना का काफ़ी नुकसान किया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के $7 बिलियन की एसेट्स को फूंक दिया है, उसमें आग लग गई। बैरिव A-50, टुपोलेव Tu-95, टुपोलेव Tu-22 और टुपोलेव Tu-160 जैसे एयरक्राफ्ट को यूक्रेन के सस्ते ड्रोन्स ने तबाह और बर्बाद कर दिया। उसका एक वेरिएंट कभी भारत सेना की भी शान हुआ करता था। Tu-95 का पूरा नाम जो है टुपोलेव Tu-95 बेयर है, जो सोवियत यूनियन का विकसित किया हुआ बम्बर और मिसाइल प्लेटफॉर्म एयरक्राफ्ट है। ये 4 टर्बोप्रॉप इंजनों पर चलता है और इसे मूल रूप से परमाणु हथियार ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। पहली बार ये 1952 में उड़ा और उस वक्त के साथ साथ विमान में बदलाव कर इसे क्रूज मिसाइलें लॉन्च करने के लिए तैयार किया गया। ये KH-55, KH-555
और एडवांस्ड KH-101 और KH-102 मिसाइलें भी लॉन्च कर सकता है। ये लंबी दूरी के अभियानों के लिए बनाया गया था जो अमेरिका तक बिना ईंधन भरे पहुंच सकता था। अगर यूक्रेन इसे नष्ट न कर देता तो साल 2040 तक यह रूसी सेना का हिस्सा होता। भारत के पास था Tu-142M। रूस के इस विमान का अब अपडेटेड वर्जन भारत के पास साल 1988 में आया था। Tu-95 का ये नेवल वेरिएंट था जिसे 80 सबमरीन वॉरफेयर के लिए तैयार किया गया था। Tu-142M इसे पेट्रोलिंग और सर्वेक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसे अल्बाट्रॉस के नाम से भी जाना जाता है। 29 साल तक ये नेवी में अपनी सेवाएं देता रहा। 29 मार्च साल 2017 में इसका रिटायरमेंट हुआ और यह तब से दुनिया के सबसे भारी और सबसे ऊंचे फ्लाइंग टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल में नहीं लिया गया। 8 साल पहले भारत ने अपनी स्ट्रेटजी बदली थी। रूस के इस एयरक्राफ्ट को भारत ने एडवांस्ड अमेरिकी एयरक्राफ्ट से बदला था। अब इसकी जगह भारतीय नेवी के पास P-81 पोसेडॉन ये एक लंबी दूरी तक समुद्री निगरानी और गश्त करने वाला विमान है जो भारतीय सेना की रीढ़ बन चुका है। यह विमान एंटी सबमरीन वारफेयर, एंटी सरफेस वारफेयर, इंटेलिजेंस, सर्वेलांस और टोही अभियानों में इस्तेमाल होता है। बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी का बनाया ये एयरक्राफ्ट दुनिया के सबसे एडवांस्ड समुद्री निगरानी विमानों में से एक था। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि भारत में भी इस्तेमाल होता था Tu-95 का, जिसे यूक्रेन ने रूस में उड़ा दिया है। तो ये थी हमारी रिपोर्ट आपके लिए। आपको हमारी जो प्रस्तुति है वो किस प्रकार लगती है ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य बताएं। और हमारी उम्मीद है कि हम जो आपको जितनी भी टेक्निकल नॉलेज है उसमें जो कुछ भी हम आपको बता रहे हैं वो सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। और सही बात ये है कि इसको तैयार करने में और आपको प्रस्तुत करने में काफ़ी मेहनत और मशक्क़त भी लगती है। इसे हम आपके लिए बनाते हैं और आपका एक सब्सक्राइब या आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इस उम्मीद के साथ मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। यही हमारी मेहनत का फल होगा, ये हम मानते हैं। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।